सभी को नमस्कार। वाईसीटी बुक्स के आदिकाल टॉपिक से 345 से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 70 प्रश्न कवर कर लिए थे और आज के सेशन में प्रश्न संख्या 71 से हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 नंबर है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरतैन, गणपति चंद्र गुप्त। उत्तरों का ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जनचेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक, बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। इनकी कुछ आलोचनात्मक रचनाएं निम्न है, देखिएगा। सूर्य साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर रचना है 1941 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, सहज साधना 1963 ईस्वी, कालिदास की ललित्य योजना 1965 ईस्वी, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 ईस्वी। ये कुछ इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। पद्मावती समय जो रासों का 20वां सर्ग है, कौन सा 20वां सर्ग है, में चंद्रबरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र और विभत्स एवं भयानक रसों का सजीव तथा यथार्थ अंकन किया है। आगे देखिएगा। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में गुण क्षेत्र समय या सर्ग है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 72। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? नारोपा, सबरीपा, सरहपा, लोईपा। उत्तरों का ऑप्शन नंबर डी, लोईपा से। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 73। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है? अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो उत्तरों का ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुकने, गजल। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है और स्वयं भी देखिए 8वीं सदी के कवि है। अपभ्रंश के महाकवि थे। इनके प्रमुख ग्रंथ है पौम चरिऊ, रीठमणि चरिऊ। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किन्हें? स्वयंभू को। फिर देखिए पुष्पदंत, जिनका समय 10वीं सदी माना जाता है और इन्हें अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। इनके 3 ग्रंथ है महापुराण, णकुमार चरिऊ और जसहर चरिऊ। तो इस जानकारी को आप ध्यान में रखिएगा। स्वयंभू के बारे में 8वीं सदी के कवि है और 2 इनकी रचनाएं पौम चरिऊ और रीठमणि चरिऊ। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि। 3 इनके ग्रंथ है महापुराण, णकुमार चरिऊ और जसहर चरिऊ। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 74। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ या भृतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। उत्तरों का ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। इसकी रचना चंद्रबरदाई ने 18वीं सदी में की थी। इसके संबंध में रामकुमार वर्मा ने लिखा है
कि पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। और पृथ्वीराज रासो में जो छप्पे छंद है इनकी बहुलता है। इन छप्पियों के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिली है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिबद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न संख्या 75 75 नंबर क्वेश्चन है। सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ रचनाएं और रचनाकार है। गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य। इधर देखिए पीताम्बर दत्त बड़तवाल, रंगे राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका मिलान कीजिएगा। ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन यहाँ पे 3-1 4-2, 2-4-3-1, 4-3-2-1 या 3-4-1-2। तो इसमें देखिएगा आयोग द्वारा इसमें स्टार दिया गया, यानी इस प्रश्न को डिलीट माना गया है। हम देखते हैं सही क्या सुमेलन है। गोरखनाथ और उनका युग रंगेई राघव की रचना है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना है। तो हमें ये सुमेलन ध्यान में रखना है। भविष्य में अगर प्रश्न बने तो इनको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है 76वां प्रश्न। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, क्या नाम दिया है? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया है? देश भाषा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी के ये कवि है। इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। यानी भरत मुनि जो विद्वान है इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न जो प्रचलित बोलचाल की भाषा है उसको देश भाषा कहा है। प्रश्न संख्या 77 नंबर देखिएगा। प्रश्न संख्या 77 हुआ है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन 1 है जगनिक, खुसरो, श्रीधर या चंद्रबरदाई। ऑप्शन बी है खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई या जगनिक। ऑप्शन सी है चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो या श्रीधर। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई, जगनिक। चारों में से जन्म काल की दृष्टि से इन कवियों का सही क्रम किस विकल्प में है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रबरदाई 1168 से 1192 ईस्वी। दूसरे नंबर पर है जगनिक 1173 ईस्वी। उसके बाद में खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी। और श्रीधर 14वीं शती। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 78वां देखिएगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुड़ दोहा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भविष्यत कहा को लौकिक चरित काव्य माना जाता है, जो कि धनपाल की रचना है। किसकी? धनपाल की। योगसार परमात्म प्रकाश के लेखक जोइंदू है। योगसार और परमात्म प्रकाश जो रचना है किसके? जोइंदू को है। और पाहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह है। प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 नंबर देखिएगा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ या नेमिनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गोरखनाथ।
नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव है। हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है ये। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ को भी मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नवनाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और मलयार्जुन। ये जो 9 नाथ है ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 80। महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्यदंत, धनपाल, स्वयंभू। महापुराण के रचनाकार। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत। महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है। महापुराण एक आदिकालीन ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। इनकी अन्य रचनाएं हैं त्रिशटी, महापुरुष, गुणालंकार, णयकुमार चरियु, जसहर चरियु। त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार को महापुराण कहा जाता है और महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूति कहा जाता है। किसको? पुष्पदंत को। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। प्रश्न संख्या 81। सिद्धों व नाथों में सबसे पुराने हैं कौन? सरेपा, कांडप्पा, मच्छंद्रनाथ या गोरखनाथ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छंद्रनाथ। सिद्धों व नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंद्रनाथ। सिद्धों व नाथों में सबसे पुराने मच्छंद्रनाथ है। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी जिसके प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ थे। सरेपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है जिनकी रचना दोहा कोश है, यानी दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरेपा। कण्हप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान है तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ। सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि कौन है? कण्हप्पा। प्रश्न संख्या 82। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजवती, रूपमती, मृणालवती या राजमती। बीसलदेव रासो की नायिका। ऑप्शन नंबर डी होगा राजमती। बीसलदेव रासो की नायिका राजमती है। बीसलदेव रासो 1155 ईस्वी में एक रासो साहित्य है जिसके रचनाकार नरपति नल है। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नल है। समय 1155 ईस्वी। यह 4 खंडों में वीर तथा श्रृंगार रस इसमें प्रधान रचना है। 4 खंडों में है, वीर और श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को ही माना जाता है। प्रश्न संख्या 83। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। ऑप्शन बी है, युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। ऑप्शन सी है, इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। और ऑप्शन डी है, श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2015 में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया। ये कथन यहाँ पे गलत है। देखिएगा व्याख्या में, युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। युद्धों का सजीव वर्णन,
शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण राजसू साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अपने आश्रयदाताओं, राजाओं और उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा करना इस साहित्य की विशेषता है। प्रश्न संख्या 84। अमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद के घड़ी व्यंद गरजे, बाजंत अनहद तुर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम है। जायसी, जलंधर, गोरखनाथ या नामदेव। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 85। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? विकल्प देखिएगा, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो या खुमान रासो। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 86। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 86 से, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्ब स्वामी चरियु, पौम चरियु, पाहुड़ दोहा या महापुराण। कड़वक शैली का प्रयोग किस रचना में नहीं हुआ है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्बू स्वामी चरियु, पौम चरियु, महापुराण में कड़वक शैली प्रयोग में हुई है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 87। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध, नाथ, सूफी या कबीर। ऑप्शन ए होगा सिद्ध। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। किनकी? सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरपा को माना जाता है। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है और सिद्धों में ये सबसे पुराने कवि है सरपाद। प्रश्न संख्या 88। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंदबरदाई, अदहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो या मुल्ला दाऊद। उत्तरों का ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। मुल्ला दाऊद ने अवधी चौपाई दोहा छंद में चंदाइन नामक कृति की रचना 1379 ईस्वी में की। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना है तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदाइन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है। चंदबरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो को विद्यापति की कृति जो कीर्तिलता है और कीर्तिपता का, यानी चंदबरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो है, विद्यापति की रचना कीर्तिलता कीर्तिपता का है। अदहमान की कृति संदेश रासक है, जो कि पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है संदेश रासक। अमीर खुसरो की कृतियों की संख्या 100 बताई गई। इनमें खालिकबारी, दो सुकने, मुकरियां, गजल आदि प्रमुख है। प्रश्न संख्या 89। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार, श्रृंगार और भयानक, विभत्स और श्रृंगार, रौद्र और श्रृंगार या वीर और शांत। पृथ्वीराज रासों के प्रमुख रस। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासों में वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है। पृथ्वीराज रासो
रासो साहित्य की प्रमुख रचना है। इसमें कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसके रचनाकार चंद्रबरदाई है। छप्पे छंद का विशेषज्ञ इन्हें माना जाता है और चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने इस रचना को पूर्ण किया। किसको? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद के रूप में भी रचित है। आचार्य शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। प्रश्न संख्या 90। राहुल संकृतई ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल संकृतई ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद्रबरदाई, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपाद या मुंज को? तो किसको माना है? सरहपाद को। राहुल संकृतई ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है दोहा कोश। आचार्य शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। शिव सिंह सेंगरण ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। प्रश्न संख्या 91। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? महोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, प्रबोध चंद्र बागची, हरमन याकोबी या महापंडित राहुल संकृतई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, महापंडित राहुल संकृतई ने सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा नाम से संग्रहित किया। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से राहुल संकृतई ने संग्रहित किया। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित है। बोध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा और कणपा के दोहे संग्रहित हैं। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? जायसी, तुलसीदास, कबीर या देवसेन? ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा कबीर। प्रश्न संख्या 93। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव के विषय के यह कथन इनमें से किसका है? रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या मिश्र बंधु? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 94। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टोड, श्यामलदास या गौरीशंकर हीराचंद ओझा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल टोड। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से देखिएगा? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टोड। इन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुल्लर और मुरारीदान देवी प्रसाद। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जिनविच। प्रश्न संख्या 95। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य? भरतेश्वर बाहुबली रास, तो इसका संबंध है जैन साहित्य से। शालिभद्र शुरू की यह रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास
और ये जैन साहित्य की रचना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिबद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राउलवेल। शिलांकित रचना कौन सी है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राउलवेल। रोडा कवि की जो रचना राउलवेल है यह एक शिलांकित करती है 10वीं 11वीं शताब्दी की यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य रचना है। नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी राउलवेल रचना से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्व कोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित एक व्याकरण ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारी काव्य है। वसंत विलास। प्रश्न संख्या 97। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। और ऑप्शन डी देखिएगा, ऑप्शन डी इसमें दिया हुआ है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की थी। बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की थी। तो यह कथन तो यहाँ पे सही है। इस प्रश्न में ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे गलत है। ऑप्शन बी गलत है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं, ये कथन यहाँ पे गलत है। उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 98। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी, पाहुड़ दोहा राम सिंह, नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी, भविष्यत कहा धनपाल। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है? मेरुतंग की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग। पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी, भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। और नेमिनाथ चौपऊ विनय चंद्र सूरी की रचना है। प्रश्न संख्या 99। जस हर चरियु के लेखक है कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या अब्दुल रहमान। जस हर चरियु, तो ये रचना है पुष्पदंत की। जस हर चरित्र के लेखक पुष्पदंत है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण, ऋण कुमार चरियु। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। स्वयंभू की रचना है पौमचरियु, भविष्यत का धनपाल की रचना है और संदेश राशक अब्दुल रहमान की। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 100 नंबर है, सवा क्वेश्चन है। दब सहाउपयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? आसगु, शालिभद्र सूरी, देवसेन या जिनधर्म सूरी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, देवसेन। दब सहाउपयास जो रचना है ये अपभ्रंश में लिखित है और इसकी रचना देवसेन ने की। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसके अन्य ग्रंथ है नयन चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह और तत्व सार। चंदन बाला रास आसकू की रचना है।
भरतेश्वर बाहुबली रास के ये रास के लेखक है शालिभद्र सूरी। स्थूलीभद्र रास के लेखक है जिनधर्म सूरी। प्रश्न नंबर 101, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य, ये प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या मुक्तक काव्य? संदेश रासक, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खंड काव्य। संदेश रासक एक प्रकार का खंड काव्य है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। किसकी? अब्दुल रहमान की। और यह एक खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है और इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। किसमें? संदेश रासक में। प्रश्न संख्या 102, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10 या 8? आलवार संतों की संख्या तो कितनी मानी गई है? 12। उत्तर होगा ऑप्शन बी। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच है और इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 103, केमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो? केमास वध, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। बीसलदेव रासो के लेखक है नरपति नाले। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। सवाल नंबर 104, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौमचरित या महापुराण? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया रामचरित्र कौन सा है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौमचरित। अपभ्रंश में लिखित रामचरित्र पौमचरित है और पौमचरित ग्रंथ की रचना किसने की? स्वयंभू ने। स्वयंभू की अन्य रचनाएं हैं ऋठमणि चरिव और स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है। स्वयंभू के पौमचरिव को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है और महापुराण के रचयिता पुष्पदंत है। सवाल नंबर 105, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या अवधि? पृथ्वीराज रासो की भाषा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिंगल। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना? राहुल वेल, हमीर रासो, बिसलदेव रासो या भरतेश्वर बाहुबली रास? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिसलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। इसके रचनाकार है नरपति नाल। 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारी की रचना है ये, और हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बिसलदेव रासो में मिलता है। प्रश्न संख्या 107, पंडिय सहल सत बखाणई देहि बुध बसंत न जाने, ये जो काव्य पंक्ति है ये किसकी है? विद्यापति, मुंज, पुष्य या सरहपाद? तो किसकी है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरहपाद। पंडित सहल सत बखाणई देह बुध बसंत न जाने, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? सरहपा की। प्रश्न संख्या 108वां सवाल है,
आल्हा उद्दल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो या पृथ्वीराज रासो? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाल रासो। आल्हा और उद्दल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का जो वर्णन है जगनिक की रचना परमाल रासो में है। किस रचना में? परमाल रासो में है। आल्हा छंद में लिखे जाने के कारण इस ग्रंथ का अन्य नाम है आल्हा खंड। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 109। राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा या स्वयंभू? तो सही उत्तर क्या होगा? स्वयंभू, ऑप्शन नंबर डी। राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है, जबकि सरहपा को राहुल शंकरतई ने हिंदी का पहला कवि माना है और सामान्यतः सरहपा को सर्वमान्य रूप में हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया गया है। प्रश्न संख्या 110। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ या आदिनाथ? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता उत्तर ऑप्शन सी माना गया है, गोरखनाथ को। प्रश्न संख्या 111 नंबर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या बीसलदेव रासो? उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। यह एक आदिकालीन रचना है। रचयिता चंद्रबरदाई है। खुमान रासो और बीसलदेव रासो भी आदिकाल की रचनाएं हैं। खुमान रासो दलपति विजय की है, बीसलदेव रासो नरपति नाले की है। प्रश्न संख्या 112 नंबर। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य समाज का दर्पण है। यह जो परिभाषा है यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। यह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 113 नंबर क्वेश्चन है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसकी है? घनानंद, विद्यापति, बिहारी या अमीर खुसरो? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 114 नंबर है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? नरपति नाले, विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो? आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचनाएं की है ऑप्शन डी होगा, अमीर खुसरो। खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि है जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन गुरु निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 115 नंबर। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह या माधो सिंह? विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो किसके थे? उत्तर होगा ऑप्शन बी, कीर्ति सिंह के। और एक और थे शिव सिंह। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। आदिकाल के एक कवि है। गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र, ध्यान में रखिएगा, पंडित हरि मिश्र। और ये बिहार के दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव के थे।
इनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्तिप्रता का सेव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और पदावली। पदावली मैथिली भाषा में रचित है और यह विद्यापति का प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि। प्रश्न संख्या 16 नंबर देखिएगा। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सरहपाद, चरपटनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या कणप्पा। सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद। सरहपाद सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में गिने जाते हैं। ये सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र नामों से भी जाना जाता है और सिद्धों में सबसे पुराने हैं सरहपाद। 32 ग्रंथ इनके बताए गए। दोहा कोश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 117। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो या हमीर रासो। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कौन सी है? परमाल रासो। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाल रासो। आलाखंड नाम से परमाल रासो प्रसिद्ध है। इसके लेखक कौन है? जगनिक। और परमाल रासो आल्हा उद्दल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन करती है। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फुर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया। प्रश्न संख्या 118। चंदबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयसिंह, खुमान राजा या बिसलदेव। चंदबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ऋतिकालीन कवि बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में थे और चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। प्रश्न संख्या 119 है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के उत्कथन का आशय क्या है? ऑप्शन ए है, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है और विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन सी होगा, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 120। पहले जैसे गाथा या गाह कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान में क्या होगा? चौपाई या चौपई, रासो या रासक, दोहा या दूहा, छप्पे। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, दोहा या दूहा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 121 से। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर बुलर, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद या गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, इसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने माना था? डॉक्टर बुलर ने। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, डॉक्टर बुलर महोदय ने। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 122 से। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल या परमात्मा प्रकाश। चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राहुल वेल। गद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राहुल वेल है। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी
इसी रचना से माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितनी बोलियों के? 7 बोलियों के, जिनमें प्रधान कौन सी है? राजस्थानी। राहुल वेल एक शिलांकित करती है। इसके रचयिता रोडा कवि है। फिर देखिए, वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है, जिसका ढांचा विश्व कोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया और परमात्मा प्रकाश से जोइंदू की रचना है। प्रश्न संख्या 123 123 नंबर। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। एक तरफ ये रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार है। बिसल देव रासो, खालिक बारी, भरतेश्वर बाहुबली रास, दोहा कोश, सरहपा, नरपति नालय, शालिभद्र सूरी, अमीर खुसरो या विद्यापति। ये ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे 4। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 में 2 बिसल देव रासो, नरपति नालय। 2 में 4 यानी खालिक बारी किसकी है? अमीर खुसरो की। और 3 में 3 यानी भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी की। और दोहा कोश जो बची है वो किसकी है? ये है सरहपा की। बिसल देव रासो, नरपति नालय की रचना। खालिक बारी किसकी है? अमीर खुसरो की। भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी की। और दोहा कोश रचना है सरहपा की। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 124। स्थापना ए। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तर्क आर में दिया हुआ है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ए गलत और आर सही। ए ओ आर दोनों सही। ए ओ आर दोनों गलत। ए और आर गलत, यानी ये ए सही और आर गलत। चारों में से क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर नंबर ए गलत है और आर सही है। इसमें देखिएगा, ए में जो स्थापना दी गई है वो गलत है और जो तर्क दिया हुआ आर में वो सही है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है? नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रश्न संख्या 125 नंबर। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है ब्रजियानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना या सम्यक साधना। गोरखनाथ की साधना पद्धति। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हठयोग साधना। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठयोग साधना। हठयोगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हे का अर्थ क्या है? सूर्य, तथा ठे का अर्थ क्या है? चंद्र। हे का अर्थ सूर्य, ठे का अर्थ चंद्रमा, और दोनों के योग को ही हठयोग कहा जाता है। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। प्रश्न संख्या 126। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जोइंदू, राम सिंह, जिनदत्त सूरी या धनपाल। पाहुड़ दोहा ग्रंथ। उत्तर होगा ऑप्शन बी, राम सिंह। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। प्रश्न नंबर 127। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, यह कथन किस लेखक का है? कल्लूलाल, इंशा अल्लाह खां, अमीर खुसरो या भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 128।
देसिल बैना सब जन मीठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है। सालिबदर सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रबरदाई या विद्यापति। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। प्रश्न संख्या 129, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य, सुभाषित संग्रह, खंड काव्य या एकार्थक काव्य? सारंगधर पद्धति। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाषित संग्रह। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सारंगधर पद्धति में बहुत सारे साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। और सारंगधर पद्धति के रचनाकार सारंगधर है, एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। कौन? सारंगधर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 130 नंबर, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं रहीम, जयदेव, सुंदरदास, विद्यापति। मैथिल कोकिल नाम से। उत्तर ऑप्शन डी होगा, विद्यापति। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। और विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया, जिनमें अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन। ये भी इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। प्रश्न संख्या 131, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गिरियर्सन या धीरेन्द्र वर्मा? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृत भाष अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं और गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इनकी 3 कहानियां इन्होंने लिखी। सुखमय जीवन 1911, बुद्ध का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915। प्रश्न संख्या 132, पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? 59, 69, 79 या 89? ऑप्शन बी होगा 69, 69 समय। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है और रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है आचार्य शुक्ल के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। बुलर ने सर्वप्रथम जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है उसके आधार पर इसे अप्रमाणिक घोषित किया 1875 में। और पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जयहर ने पूर्ण किया। प्रश्न संख्या 133, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश या देसी भाषा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पुरानी हिंदी। प्रश्न संख्या 134, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पौम चरिव, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा या चित्रावली? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रावली। चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है, बल्कि चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान नामक सूफी कवि द्वारा अवधी भाषा में चौपाई छंद में रचित एक रचना है। पौम चरिव किसकी है? स्वयंभू की। पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह की। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है और ये सभी काव्य अपभ्रंश भाषा में रचित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 135 से, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। विशुद्ध चरितावली ऑप्शन ए होगा माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित के लेखक माधव प्रसाद मिश्र है।
ये सुदर्शन एवं वेश्योपकारक के संपादक भी रहे हैं। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक है, भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। सवाल नंबर 136। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहमान, अबुल कलाम, मलिक मोहम्मद, अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन डी, अबुल हसन। प्रश्न संख्या 137 नंबर। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रबरदाई या जगनिक? राजशेखर की उपाधि से। उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्यापति। प्रश्न संख्या 138। कीर्ति लता के रचनाकार है विजय सिंह सूरी, विद्यापति, जायसी या अमीर खुसरो? तो कीर्ति लता किसकी रचना है? विद्यापति की, ऑप्शन बी। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 139, 139। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं? चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या हेमचंद्र? अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? उत्तर होगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 140 नंबर। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है? सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना या राष्ट्रीय चेतना? आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। अन्य विशेषताओं में सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना आदि विशेषताओं का चित्रण आदिकाल में हुआ है। आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। प्रश्न 141 से आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा थी? प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल मिश्रित या खड़ी बोली? आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिंगल पिंगल मिश्रित। प्रश्न संख्या 142, 142 नंबर है। पुस्तक जलन हत दे चली गजन नृप काज पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति नालय, विद्याधर, चंद्रबरदाई, जलहन? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई। पुस्तक जलन हत दे चली गजन नृप काज, यह पंक्ति चंद्रबरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। प्रश्न संख्या 143। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, स्थूलीबद्री रास जिंदत सूरी, चंदन बाला रास आसगु? चारों में से सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी होगा स्थूलीबद्र रास जिंदत सूरी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये रचना है जो स्थूलीबद्र रास जिन धर्म सूरी की रचना। किसकी है? जिन धर्म सूरी की। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की है। चंदन बाला रास कवि आसगु की है। और उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी की रचना है। उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी। प्रश्न संख्या 144, 144। रणमल छंद का रचयिता कौन है? भट्ट केदार, जोइंदू, मधुकर कवि या श्रीधर? रणमल छंद? उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रीधर। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर है और यह 70 छंद में लिखित एक वीर गीत है। भट्ट केदार ने लिखा था जयचंद प्रकाश,
मधुकर कवि ने लिखा है जय मयंक जस चंद्रिका, परमात्मा प्रकाश जोइंदू की रचना है और योग सार भी जोइंदू की है। प्रश्न संख्या 145, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल, सोमेश्वर। पृथ्वीराज के पिता ऑप्शन डी होगा सोमेश्वर। प्रश्न संख्या 146 से प्राकृतभाष हिंदी से आशय क्या है? अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत या पाली। प्राकृतभाष हिंदी से आशय क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश। प्राकृतभाष हिंदी का आशय अपभ्रंश से है। प्राकृतभाष हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी और प्राकृतभाष हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। प्रश्न नंबर 147 है, गोरा बादल की जो कथा है किसके द्वारा रचित है? दलपत विजय, नरपति नालय, जटमल या जलन। गोरा बादल की कथा उत्तर ऑप्शन सी होगा जटमल। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपति विजय की रचना खुमान रासो 9वीं शताब्दी की और बीसल देव रासो 13वीं शताब्दी की नरपति नालय ने लिखी। प्रश्न नंबर 148 148, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 11, 84 या 86। नाथों की संख्या तो कितनी है? उत्तर ऑप्शन ए 9। गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार नवनाथ कौन से? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्यार्जुन। प्रश्न नंबर 149, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नारोपा, लुइपा, गोरक्षपा या सरहपा। सिद्धों में सबसे पुराने उत्तर ऑप्शन डी सरहपा। और प्रश्न संख्या 150 नंबर देखिएगा, खुमान रासो का रचयिता कौन है? जगनिक, दलपत विजय, नरपति नालय, चंद बरदाई। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दलपत विजय। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय है। इसकी रचना 9वीं सदी में हुई। जगनिक ने परमाल रासो लिखा है जिसे आलाखंड नाम से जाना जाता है। नरपति नाले ने बीसल देव रासो की रचना की और चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो कुल 150 प्रश्न हमने कवर कर लिए। आज के सेशन में इतने ही। प्रश्न संख्या 151 से हम अगले वीडियो में देखेंगे।